हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम क्लास 9 का जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, फिर डिस्कस करेंगे व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, फिर डिस्कस करेंगे व्हाई फूड सिक्योरिटी, हाउ हु आर फूड इनसिक्योर, यानी कि फूड इनसिक्योर में कौन कौन से लोग आते हैं, जिसमें हम अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों को देखेंगे। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बफर स्टॉक, क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या है उसको डिस्कस करेंगे। करेंट स्टेटस क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, और रोल क्या है कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी में। ये सारे टॉपिक हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ये पूरे स्लाइड्स को देख सकते हो। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर होगा वो आपको दो लेक्चर में डिवाइड देखने को मिलेगा। पहले लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे इस चैप्टर का। ओवरव्यू देखने के बाद व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, व्हाई फूड सिक्योरिटी, हु आर फूड इनसिक्योर और फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये टॉपिक हम लेक्चर 1 में डिस्कस करेंगे। बाकी जो टॉपिक बच जाएंगे, जैसे कि आपका व्हाट इज बफर स्टॉक, व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम शॉर्टकट में पीडीएस भी कहते हैं। करंट स्टेटस क्या है पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और रोल क्या है एक कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी में, ये हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। तो अब मेनली आपको क्या है, दो लेक्चर में से डिवाइडेड रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू का मतलब है एक चैप्टर का ओवरव्यू, कि हम इस चैप्टर में क्या क्या किस किस चीज के बारे में नॉलेज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये फूड सिक्योरिटी है क्या। अब देखिए, आप सबको पता होगा कि जो फूड है वो हमारे लिए क्या है, एक काफी ज्यादा नेसेसरी वाली क्या है चीज है। हम बिना फूड के, अगर हम बात करें बिना विदाउट फूड, एक लाइफ सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। हर एक लिविंग थिंग के लिए सरवाइव करने के लिए क्या है, फूड काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे हमारी कंट्री के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा को लेकर के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम पीडीएस, और गवर्नमेंट विजिलेंस, गवर्नमेंट एक्शंस क्या है जो टाइम टू टाइम लिए जाते हैं, किसके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। ये सारी चीजें हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, गवर्नमेंट विजिलेंस हो गया, और एंड एक्शन एट टाइम व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड, यानी कि सरकार सतर्कता और कार्रवाई पर निर्भर करती है जब इस सुरक्षा को क्या होता है, खतरा होता है। ये सारी चीजें हम बात करें। ये आपका क्या है, एक ओवरव्यू है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। आप ये आंसर पॉइंट्स में लिख सकते हैं अगर आपसे कोई पूछता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, अगर हम निम्नलिखित या फॉलोइंग डायमेंशन से समझने की कोशिश करें, तो आप इसको याद करने के लिए रख सकते हो 3 क्यूब, यानी कि ए का पावर क्यूब। ए का पावर क्यूब का मतलब है एबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, और अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर हम एबिलिटी ऑफ फूड का मतलब बात करें, तो जो भी फूड प्रोडक्शंस है विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर जो भी आपका फूड प्रोडक्शंस है, वो क्या है, फूड इंपोर्ट्स होने चाहिए हर एक प्रीवियस, यानी कि कहाँ पे जो प्रीवियस स्टॉक है, स्टॉक स्टोर है गवर्नमेंट कैनरीज का। मतलब क्या है इसका, ये मतलब समझिए कि हर एक लोगों के पास क्या है, फूड, यानी कि सरकार के पास, आप ये समझिए फूड, सरकार के पास, सरकार के स्टॉक में इतने फूड होने चाहिए स्टोर, कि वो क्या कर सके, इजिली क्या कर सके, हर एक लोगों को कंट्री के अंदर प्रोवाइड करा सके। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि हर एक पर्सन तक क्या है, जो फूड है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि फूड उन तक पहुंचनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कॉस्ट इतनी कम होनी चाहिए कि क्या है, हर एक पर्सन के लिए फूड परचेज करना क्या हो, काफी ज्यादा इजी हो। अब जैसे कि ये समझिए, जैसे आपका ये हेल्थ है, एजुकेशन है, और आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट नंबर पे आप फूड को रख लो। ये 3 ऐसी चीज है जो अगर एक इंसान को जितना एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और एबिलिटी रहेगी, उतनी ज्यादा कंट्री क्या होगी, तेजी से डेवलपमेंट की तरफ से ग्रो होती जाएगी। इसका मेन कारण क्या है, एक
ह्यूमन फॉर्मेशंस में ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब लोगों के पास फूड रहेगा तो वो हंगर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, यानी कि भुखमरी नहीं रहेगा, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी और एजुकेशन अच्छी मिल जाए उन्हें, तो वो क्या करेंगे, कंट्री को बहुत जल्दी क्या है ग्रोथ की तरफ वो लेके जाएंगे। और इसके साथ साथ इसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे इकोनॉमिक्स पे पड़ेगा, यानी कि इकोनॉमी में। इसलिए हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, अभी इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं। देखिए फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि इनसिक्योर करना कंट्री में, कब, हर एक इंसान, हर एक पर्सन के पास क्या हो, फूड अवेलेबल हो, हर एक पर्सन के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो फूड को क्या कर सके, इजिली क्वालिटी यानी कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी में वो क्या कर सके, बाय कर सके, खरीद सके। और क्या है, किसी भी तरीके की कोई भी बैरियर नहीं होनी चाहिए फूड एक्सेस में। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यही है हमारा क्या, फूड सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है और वो उसको नोट्स बनाना हो तो वो हिंदी मीडियम से भी नोट्स बना सकता है। अब बात करते हैं व्हाई इज फूड सिक्योरिटी। देखिए अगर हम व्हाई इज फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी हेल्प करता है टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर व्हेन देयर इज लैक ऑफ फूड। यानी कि जब नेचुरल डिजास्टर आता है कंट्री के अंदर, जैसे कि अभी बात करो तो अभी नेपाल के अंदर आपको क्या देखोगे, क्या देखने को मिलेगा, एक अर्थक्वेक देखने को मिलेगा जो कि एक नेचुरल डिजास्टर है। तो किसी भी काइंड के नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ आना हो गया, लैंडस्लाइड, फूड ग्रेन की शॉर्टेज। फूड ग्रेन की शॉर्टेज मेनली तब होती है जब प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं होता, या जो क्लाइमेट है या जो एग्रीकल्चर फेल हो जाते हैं, उस टाइम पे आपको क्या है, जो फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स, उसकी क्या होगी, शॉर्टेज नजर आपको नजर आएगी। क्या नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, शॉर्टेज। जब जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है, डिक्लाइन हो जाती है या प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, जिसकी जैसे अकाल पड़ जाना, जैसे हम कहते हैं ना, अकाल पड़ने के कंडीशंस में क्या है, फसल बर्बाद हो जाती है, शॉर्टेज पड़ जाती है। तो इस कंडीशंस में क्या है, फूड की शॉर्टेज यानी कि लैक ऑफ फूड पड़ने लगता है। तो फूड सिक्योरिटी हेल्प करता है जो भी आपका नेचुरल डिजास्टर है उस टाइम पे फूड प्रोवाइड कराने में। इस तरीके से तो इसीलिए सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्टॉक में स्टोर करके रखती है कुछ फूड्स को, ताकि वो क्या कर सके, अगर कोई भी कंडीशंस आती है तो वो क्या कर सके, एक्सेसिबल अफोर्डेबल बना सके। आप मेनली देखोगे कि जो राशन का दुकान है वहां पे गवर्नमेंट क्या कर देती है, फ्री ऑफ फूड प्रोवाइड कराती है। जो भी प्रॉवर्टी लाइन की, जो भी प्रॉवर्टी लाइन के जो नीचे लोग आते हैं, राशन कार्ड के द्वारा क्या है, गवर्नमेंट उन्हें फूड प्रोवाइड कराते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि उन्हें भी क्या है, फूड दिया जा सके, उनके लिए भी क्या जो भोजन है वो है प्राप्त किया जा, करवाया जा सके। या आप देखोगे जो मिड डे मील की स्कीम है वो आपको स्कूल में के जो देखने को अंदर मिलेगा, इसको दो पर्पस था कि जो चाइल्ड है यानी कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको क्या करे, एक तो न्यूट्रिशंस वाला फूड प्रोवाइड किया जा सके और प्रमोट किया जा सके एजुकेशंस को। तो सरकार कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रॉवर्टी को खत्म, सॉरी हंगर को खत्म करने के लिए, भूखमरी को खत्म करने के लिए थोड़े से कुछ स्कीम्स बनाती है। बहुत से स्कीम्स भी बनाते हैं, जैसे मिड डे मील भी आपका एक स्कीम ही है, जिसमें बच्चों को ना फर्स्ट क्लास से लेके, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी होता नहीं है, तो फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों को क्या है, मिड डे मील स्कीम के थ्रू क्या है, फूड प्रोवाइड कराई जाए। तो देखिए जो सिचुएशंस है, सिचुएशन यानी कि ऐसे सिचुएशन जिसमें फूड की शॉर्टेज हो सकती है, तो फूड प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्टॉक में कुछ फूड को स्टोर करके रखती है। या फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें जो इन्वॉल्व होता है, जैसे कि इसको जो हम एलिमेंटिंग करते हैं वो करेंट हंगर एंड रिड्यूसिंग करते हैं रिस्क ऑफ फर्दर हंगर से। फिर बात करते हैं जैसे कि फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943 में काफी ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी कि डिसबास्टिंग फेमाइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप यहाँ से समझ सकते हो, ये सारे आपको पॉइंट्स यहाँ पे नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। जो चीज मैंने समझाया वही चीज आपको यहाँ पे क्या है, रिटर्न फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अब बात करते हैं हु आर फूड इनसिक्योर।
यानी कि खाद्य असुरक्षित कौन है। अब अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में आपको हम पहले हम बात करते हैं, दो एरिया में डिवाइड करके बात करते हैं। एक साइड हम बात करेंगे रूरल एरिया और दूसरे साइड होगा आपका अर्बन एरिया। रूरल एरिया की बात करें तो ये होता है आपका ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन एरिया की बात करें तो इसको हम कहते हैं शहरी क्षेत्र। रूरल एरिया में जहाँ पे मेनली जो एक्टिविटीज़ होती है आपकी एग्रीकल्चर्स की, फार्मिंग की एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और अर्बन एरियाज़ में आपको एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोग ऑफिस फैक्ट्री में जाकर के काम करते हुए लोग ज़्यादा नज़र आएंगे। देखिए अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में फूड इनसिक्योर में कौन आते हैं, तो जैसे सबसे पहले आते हैं आपके लैंडलेस या स्मॉल फार्मर, ट्रेडिशनल आर्टिसियन, या हम बात करते हैं लाइक ब्लैक स्मिथ, प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लाइक वॉशरमैन, पिटी, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। ये सारे किसके अंडर में आते हैं, इसको अंडर रखा जाता है इनसिक्योर फूड रूरल एरियाज में। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में ऐसे पर्सन जो कि एम्प्लॉयड तो हैं बट उनको पेड काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है, यानी कि वो एक इल पेड ऑक्यूपेशंस कर रहे हैं, कैजुअल लेबर्स हैं। तो ये सारे किस में आएंगे, आपके फूड इनसिक्योर में आएंगे। या आप सीजनल वर्कर के बारे में बात कर लो, जिनको काफ़ी कम वेजेस मिलते हैं, काफ़ी कम पैसे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी किस्म में आएंगे, ये आपके आएंगे फूड इनसिक्योर में। अब बात करते हैं जैसे कि जो चिल्ड्रन है जो कि 5 साल से नीचे नीचे हैं, अंडर 5 ईयर, ठीक है। तो अंडर 5 ईयर जो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्रेग्नेंट, जो प्रेग्नेंट वोमेन है, या हम नर्सिंग मदर की बात करते हैं, ये सब भी किस में आते हैं, फूड इनसिक्योर में आते हैं। पर्सन हु इज नॉट एबल टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट्स और पीपल्स कम बिलो प्रॉपर्टी लाइन आर ऑल्सो फूड इनसिक्योर। अब मतलब क्या है इसका, देखिए जो अपनी डेली की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाते हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, फूड इनसिक्योर के अंदर में आते हैं। या बात करते हैं जो शेड्यूल कास्ट से या जो अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, फूड इनसिक्योर के वो टॉप हेड पे आते हैं। हम अपनी कंट्री के अंदर बात करें तो जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और पार्ट्स ऑफ एमपी एंड महाराष्ट्र, ये किस में आते हैं, ये वो स्टेट्स हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं क्या है, जो फूड इनसिक्योर है वो इन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर हम हंगर की बात करते हैं तो हंगर क्या है, यानी कि हंगर को फूड कैटेगरीज, यानी कि जो हंगर है वो भी किसके अंडर में आता है, फूड इनसिक्योर के अंडर में आता है। तो इसमें हम बात करें तो आपको इसमें दो टाइप्स के हंगर देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको सीजनल बेस पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक देखने को मिलेगा सीजनल बेस पे और दूसरा देखने को मिलेगा कॉर्निक, यानी कि कॉर्निक बेस पे। यहाँ पे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो रूरल एरियाज में और अर्बन एरिया में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। यहाँ पे आपके बुक में एक डाटा दिया होगा, जिसमें कि देखिए रूरल एरिया में बात करें, एक साइड में ईयर और दूसरे साइड में क्या है, एक तो टेबल टाइप में दिया होगा, आप उसको देख सकते हैं बुक अगर आपके सामने है तो सीजनल में क्या है, अगर हम रूरल एरियाज में बात करें तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, पता चल जाएगा। यहाँ पे ईयर, सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल एरियाज में, ठीक है।
तो 1983 में सीजनल हंगर कितना था हमारी कंट्री में? 16.2। क्रॉनिक कितना था? 2.3। और टोटल अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 18.5। 1993 से 1994 जो कि हमारा एक बेस ईयर था, इस बेस ईयर में कितना देखने को मिलेगा? जो सीजनल था वो था 4.2 और जो कॉर्निक था वो था 0.9। टोटल 51 पॉइंट यानी सॉरी 5.1%। 1999 से 2000 में आपको देखने को मिलेगा जो सीजनल है वो 2.6% हंगर और जो क्रॉनिक है वो आपको 0.7 और टोटल आपका कितना हो जाएगा? 3.3। ये तो आपका रूरल एरिया को हो गया। यही चीज अगर आप अर्बन एरिया में देखो तो अर्बन एरिया में आपको क्या है? कम नजर आएगा। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब देखो अगर हम अर्बन एरिया में बात करें तो 1983 में कितना था? 5.6% सीजनल था। 0.8 कितना था आपका क्रॉनिक देखने को मिलेगा। टोटल कितना था? 6.4। 1993 से 1994 में कितना देखने को मिलेगा? सीजनल 1.1% और क्रॉनिक 0.5%। टोटल 1.6%। 1999 से 2000 तक में आपको कितना देखने को मिलेगा? 0.6 और ये था 0.3 और टोटल 0.9। अब बात करते हैं सबसे पहले, ये तो मैंने जो अभी ग्राफ बताया हंगर के टाइप में दो, सीजनल और क्रॉनिक। सबसे पहले हम बात करते हैं ये सीजनल हंगर है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ सीजनल हंगर के बारे में। देखिए अगर हम सीजनल हंगर की बात करते हैं, व्हेन अ पर्सन इज unable to get work for entire year, then they come under the category of seasonal hunger. It is related to cycle of food growing and harvesting. This is a prevalent in rural area because of seasonal nature of agriculture activities, and in urban areas become of casual labor that is there is less work of casual constructions labor during the rainy season. This type of hunger exists when a person is unable to get work for entire year. अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए अगर हम सीजनल हंगर की बात करते हैं तो ऐसे हंगर्स ऐसे लोग आते हैं जो कि क्या है, जिनके पास काम करने के लिए क्या है, पूरे साल उनके पास काम करने का नहीं, मतलब पूरे साल काम करने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है। सीजन आता है तब उनके पास काम रहता है, सीजन चला जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? दोबारा से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इसको रखा गया है कैटेगरी किसमें? सीजनल हंगर में। अगर देखिए हम बात करते हैं रूरल एरियाज में, अगर रूरल एरिया में देखोगे तो मोस्टली क्या है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे या जब फूड ग्रो किए जाते हैं, फूड लगाए जाते हैं, तो उस टाइम पे वो वहां के लेबर्स के पास काम तो होते हैं, बट अदर जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे उनके पास किसी भी तरीके का कोई काम नहीं होता। ये आ जाता है आपको रूरल एरिया में। जैसे कि हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो सीजनल नेचर्स पे, तो इस वजह से क्या है आपको एग्रीकल्चर में सीजनल हंगर देखने को मिलेगा। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, वहां पे जो कैजुअल लेबर है, जो इनके पास क्या है, एक तो लेस काम रहता है, जो कि जैसे कि जो कैजुअल कंस्ट्रक्शंस है लेबर, कैजुअल कंस्ट्रक्शंस लेबर का मतलब है कि जो थोड़े टाइम्स के लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शंस में काम करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में काम करते हैं, तो लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आता है तो उनके पास भी काम नहीं रहता। तो इस टाइप का जो काम है वो आपका किसके अंदर में आता है? हंगर के अंदर में आता है। अब बात करते हैं क्रोनिक हंगर किसे कहते हैं। देखिए क्रोनिक हंगर जो है वो आपका किस में आता है? क्वालिटी और क्वांटिटी में आता है। तो कॉर्निक जो हंगर है आप इसको किस में नापते हो? कॉर्निक हंगर ये आता है आपका क्वांटिटी एंड क्वालिटी में, ठीक है।
अगर कोई पर्सन किसी की लो इनकम है तो ऑलरेडी किसके अंदर में आ जाएगा, कॉर्निक हंगर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ना तो गुड क्वालिटी की फूड को कंज्यूम कर पाएगा, ना उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही क्या रहेगी, उसमें कम रहेगा। तो ऑलरेडी जिस पर्सन की इनकम लो है वो किस में आ जाएगा, कॉर्निक हंगर में आ जाएगा। तो आपके पास देखिए ग्राफ भी दिया होगा, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया मिलियंस टन में। अब देख सकते हैं इसमें जो ग्राफ है, अगर आपके पास न्यू बुक है तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे 2017 और 18 का दिया है। जैसे कि हम 1960 में बात करें तो वो कितना था, 80 मिलियन, यानी कि 80 मिलियन टन था। 1971 में 108 मिलियन टन। फिर 1980 से 81 में 130 मिलियन टन। ये जो फूड प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हुआ था उसके बारे में डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं ये ग्राफ में आपको एक बार समझा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, आपके पास बुक होगा तो बुक में भी देख लेना। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, पहले पेन का एक बार, हाँ, यहाँ पे आपका ईयर है और यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ था। मिलियन टन में हम बात करेंगे प्रोडक्शन को, जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा था। सबसे पहले अगर हम बात करें 1960 से 61, तो उस टाइम पे कितना था, 80 मिलियन टन था। 1970 से 971, ये कितना बढ़ के हो गया, 108 मिलियन टन। फिर हर 10 साल पे देखिए 1980 से 1981, तो ये कितना था, 130 मिलियन टन था। फिर 1990 से लेकर के 1991, ये आपका जो बेस ईयर है, इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन कितना, 176 मिलियन टन। फिर बात करते हैं 2001 से दो, यानी कि 2002 तक, सॉरी ये आपको 2000 से लेके 2001 तक, ठीक है। तो इसमें आपका कितना था, 196 मिलियन टन। फिर 2010 से लेके 2011 जो आपका बेस ईयर था, इसमें था 245 मिलियन टन। फिर 2020 से, उसके बाद देखिए एक एक साल का ड्यूरेशन चलता गया। तो उसके बाद हम 2011 से जो आपका 12 था, इसमें जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 259। फिर 2013 से 2014 है, इसमें आपका प्रोडक्शन था 265 मिलियन टन। 2015 से 2016 तक इसमें कितना था, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, 2014 से लेके 15 में आपको कितना देखने को मिलेगा, तो 252.02 मिलियन टन। 2015 से 16 की बात करो, 2015 से 16 तो कितना हुआ था, 252.22 मिलियन टन। और 2016 से 2017 तक में कितना प्रोडक्शन हुआ था, तो ये हुआ था 275.68 मिलियन टन। ये हमारी कंट्री में जो फूड प्रोडक्शंस है उसके बारे में आपको एक ग्राफ प्रेजेंट किया गया है। देखिए इस टेबल में जो शो किए गए हैं डिफरेंट ईयर में जो प्रोडक्शंस थे हमारी कंट्री में फूड ग्रेन के, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए अगर बात करें ड्यूरिंग 1965 से जो 1995 के बीच का जो प्रोडक्शन है, इसमें क्या है, जो वीट की जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, मेनली 4 टाइम्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा जो वीट की जो प्रोडक्शन हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, बढ़ गई थी, पंजाब एंड हरियाणा। और इसका एक मेन कारण था ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या था कि जो पंजाब और हरियाणा था तो उसके जो प्रोडक्शन थी वीट की वो क्या थी, काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो कब से, 1965 से लेके 1995 के बीच, ठीक है। तो देखिए, तो इस वजह से जो एबिलिटी है ऑफ सफिशिएंट फूड ग्रेन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस फूड सिक्योरिटी सिस्टम लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बफर स्टॉक।
तो फ्रेंड्स आज का डिस्कशन हमारा इतना ही है। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आए थे आपको बता दिया है कि जो फूड सिक्योरिटी है इनसिक्योर में किस किस में आते हैं, आज़ादी के बाद किस तरीके से जो हमारी कंट्री में और जो प्रोडक्शंस है वो बढ़े हैं। मैंने यहाँ पे आप मैप के थ्रू ही ये चीज़ समझाई। ये सारी चीज़ें जो मैंने समझाई ये आपको स्लाइड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी कंट्री में जो फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शंस है, स्पेशली व्हीट की जो प्रोडक्शंस बढ़ गई थी, वो किसकी वजह से बढ़ गई थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ये बताने ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है। इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम फूड सिक्योरिटी, बफर स्टॉक क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 33 है जो कि हमारी एक पैरेलल बुक में चल रही है उसको डिस्कस करेंगे। जब एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 33 डिस्कस हो जाएगा तब हम क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारे क्लास 9th का और लास्ट चैप्टर है। ऑलरेडी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक क्या है आपकी कंप्लीट किए जा चुके हैं। और आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है एनसीईआरटी का वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वो सारी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे अपलोडेड हैं। आप प्लेलिस्ट एक्सेस करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं, या आप या तो चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर वो लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे नोट्स अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोनों पे आपको क्या है ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। वीडियो के रिगार्डिंग में अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।